दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। और अपनी पुरानी क्लास पे वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे जब चैनल की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने कंप्यूटर को ही सबसे ज़्यादा फोकस किया था। और कंप्यूटर को ही मैंने इतना ज़्यादा आगे लेके आया था। और कंप्यूटर से बहुत से बच्चे जो आज के समय में ये यूपीपीसीएल में अभी जो ज्वाइनिंग हो गए हैं, जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट हमारा भी था। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे साथ में बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जो हम लोगों के पास आए थे, जिन्होंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ हमारे पास पढ़े हुए थे। कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जिन लोगों ने बहुत दूसरी जगह से भी पढ़ के देख के आए थे, तब हमारे पास आए थे। और उसमें क्या हुआ था कि उनको हमारा मैटर, हमारा जो पोजीशंस, जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस, जो तरीका था, वो बहुत पसंद आया था। तो इसलिए उनको बच्चों को फ़ायदा भी हुआ था और हम लोगों का परिवार भी बड़ा हुआ था। तो उसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि पेपर की डेट आपकी जो है नवंबर में आ ही चुकी है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। कुछ आपको प्रैक्टिस सेट तो पर डे मिल जाएगा। खैर आज जो है, आज आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाएगा। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था, तो आज का प्रैक्टिस सेट मैं तैयार भी नहीं कर पाया हूँ। और कल जो है, कल से आपको एक ये चैप्टर वाइज ये मिलेगा, प्लस एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और हो सकेगा तो एक लाइव क्लास भी मैं कंप्यूटर की लगा दूंगा, जिससे आपको जब तक पेपर हो तब तक पर डे कम से कम 3 से 4 वीडियो मिल जाएँ, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकें। ठीक है, तो बस मैं आपसे सभी लोगों से गुजारिश यही है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए, कि जिनको लगता है कि मैं कंप्यूटर में उनकी हेल्प कर सकता हूँ, उनका कंप्यूटर का एग्ज़ाम निकलवा सकता हूँ, तो भाई वो मैं लाइव क्लास जब स्टार्ट करूँगा, लाइव क्लास मेरी कल से जहाँ तक है स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी लोग लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी क्लास होगी। तो दोस्तों, फिर हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा फास्ट मोड में रहेगा। चलो, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। थिंक क्लाइंट होता है, थिन क्लाइंट होता है, और हाइब्रिड क्लाइंट होता है। ठीक है, देखो जहाँ पे ज़रूरत है मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर में जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मुझे पेन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ठीक, लिखा हुआ टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो जो टेलीविज़न ट्रांसमिशन होता है, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है। आपको पता है कि ये सारे के सारे 3 जो कम्युनिकेशन के जो प्रकार होते हैं, वो सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। और ये टेलीविज़न जो होता है, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है। सरल संचार का एक संचार पैनल होता है जो केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है। टेलीविज़न में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि टेलीविज़न के तरफ से आपको कभी भी दूसरे तरफ भेजा गया हो, कोई भी सिग्नल नहीं भेजा जाता, इसलिए इसको सिंप्लेक्स कहते हैं। सिंप्लेक्स क्या करता है? सिंप्लेक्स का काम होता है, ये लगा है टावर। ठीक है, ये टावर लगा हुआ है, यहाँ से सिर्फ चैनल ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे करके आपके वेव्स निकलती हैं, और ये कहाँ जाती हैं? ये एक सेकंड, ऐसे तो नहीं होगा। ये क्या होता था? ये हमारी टीवी पे एंटीना लगा होता था। ठीक है, ये एंटीना लगा हुआ, यहाँ से ऐसे करके तार जाता था, किसमें? ये टीवी में तार जाता था। ठीक है, इसमें तो इस सारे जितने भी जो एंगल्स जाएंगे, ये सारे कहाँ जाएंगे? एक तरफ से, कभी भी इसमें 2 तरफ से नहीं जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण के ट्रांसमिशन होते हैं। जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के जो बीच का संस्करण होता है, वो किस तरीके का होता है? तो वो भी सिंप्लेक्स होता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड को कोई भी सिग्नल नहीं देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी दिन इसकी मैराथन क्लास भी चला दूंगा, जिसमें आपको पूरा कोई एक चैप्टर ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलो 4 नंबर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? देखो, इंटरनेट की शुरुआत वैसे तो आपको सन भले ही पता हो, लेकिन डेट नहीं पता होती है बहुत से बच्चों को, तो इसका बता दूं 1995 में डेट इसकी शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी सबसे पहले। ठीक है, और इसको जो स्टार्ट किया था वो विदेशी संचार निगम लिमिटेड, यानी कि BSNL जो होता है, ये भारत होता है। ठीक है, और इसकी जगह पे अगर VSNL कर दिया जाए, इसने शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो नेटवर्क का नाम था वो ARPANET था। 5 नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अर्धद्वैध संचार यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण हो जाएगा। तो जो दोस्तों हाफ कम्युनिकेशन डिवाइस जो होता है जिसमें इधर से कुछ जा सकता है और कुछ आ भी सकता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब हम अपनी बटन दबा के बोलते हैं तो वो उधर चला जाता है और जब वो उधर से बोलता है तो हमको सुनाई भी दे जाता है। ठीक है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें ये कह सकते हैं कि प्रभाव तो दोनों तरफ होता है, लेकिन केवल एक बार में एक ही तरफ हो सकता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो बटन दबा के वो सामने वाला सुन ही सकता है, वो बोल नहीं सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस थ्रू विच दे इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर द गेनिंग एक्सेस टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रमणों के बीच संवाद विधि है जिसके माध्यम से सह विभाजित डेटा और साधनों का विभाजित प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या आ जाती है, इसको तो खैर ये समझ लीजिए पहले कहते क्या है। इसको कहते हैं इंटर प्रोसेस कहते हैं, और ये आपका जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर होता है असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसमें आया हुआ है यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट में ही। बाकी ये इंटर प्रोसेस जो संचार उपयोग ऑपरेटिंग द्वारा प्रदान किया गया तंत्रों का है जो प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से संसाधनों तथा पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही डेटा साझा कर सकते हैं। इसका काम ये हो जाता है, तो ये क्या होता है, इंटर प्रोसेस होता है। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, इन विच डेटा ट्रांसमिशन मोड कैन टू डिवाइसेस आइदर सेंड डेटा और रिसीव डेटा बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। निम्न में से डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइसेस या डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही समय पर नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। इसमें अभी मैंने आपको बताया था, इसका उदाहरण क्या होता है, वॉकी टॉकी। जैसे जो फ़ोन होता है उसमें तो आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों लोग एक साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन वॉकी टॉकी में एक साथ नहीं बोल सकते। चलो भाई 8 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 8 नंबर में लिखा हुआ है निम्न में कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको जावा, टैली, नॉर्टन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे सरल सवाल है, नॉर्टन हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, मुझे थोड़ा सा वीडियो मेरा कंप्यूटर का हमेशा बड़ा हो जाता है, उसका रीज़न ये हो जाता है क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो, किस संचार के प्रकार में डेटा का संचरण एक समय से दोनों दिशाओं में संभव है। अब दोनों दिशाओं में उसने कह दिया तो पूर्ण डुप्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिशाओं का मतलब हो जाएगा कि जब वो बोले दोनों तरफ से बोल देगा, दोनों तरफ से सुन लेगा, तो वो जो हो जाता है पूर्ण डुप्लेक्स यानी कि फुल डुप्लेक्स। देखो जो सिंप्लेक्स होता है इस अवस्था में क्या होता है, डेटा सिर्फ एक तरफ ही चलता है, ऐसे करके इधर से ही डेटा एक ही तरफ चलेगा, इसमें कभी वापस नहीं आता। फिर जो अर्ध डुप्लेक्स होता है, जा तो सकता है लेकिन एक समय पे एक बार वापस भी आएगा, लेकिन अगर ये फर्स्ट बोलेगा तो ये सिर्फ सुनेगा। ठीक है, अब अगर ये बोलेगा तो ये सुनेगा, ये फ़र्क हो जाता है। और पूर्ण डुप्लेक्स में कोई भी बोले कोई भी सुने, कभी भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पूर्ण डुप्लेक्स ये हो जाता है। आपको मैंने बहुत सीधी सी लैंग्वेज में समझा दिया है, आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, वैसे थोड़ा याद रखना भी कठिन है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 पार्ट स्टार्ट हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन जो माध्यम होता है। क्या लिखा हुआ है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। प्रकाशिक जो ऑप्टिकल होते हैं फाइबर में सिग्नल कैसे प्रकाशित होते हैं, तो जो हमारा जो फाइबर होता है, ये आजकल जैसे जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, ये सब कैसे होते हैं, ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। किसके, ड्यू टू ये इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये जो अपना काम करते हैं ये कैसे करते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन यानी कि ड्यू टू आंतरिक परावर्तन, तो ड्यू टू टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के कारण ये काम करते हैं। चलो 11 नंबर, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा दूसरे भाग के डेटा में प्रेषित किया जाता है, वो क्या कहलाता है। बस, ऐड ऑन कार्ड, पोर्ट और चैनल। तो तारों का एक समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, तो वो बस के माध्यम से किया जाता है। चलो भाई 12 नंबर देखिए, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में करके बता दीजिए। मैं इसकी लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, खुद से मेरी भी एक इच्छा रहती है कि मैं कंप्यूटर की लाइव क्लास लूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 20 से 25 लोग आ जाएं लाइव क्लास में, जिससे उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन हो सके। बस हेल्दी कॉम्पिटिशन मैं चाहता हूँ। अगर आप लोग इतने लोग भी तैयार हो, 15 लोग भी तैयार हो गए, तो मैं इसको लाइव कर दूँगा। आप मुझे बस बता दीजिएगा। बाकी आपको रिकॉर्डेड क्लास में एक चैप्टर वाइज क्लास, एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। चलो 12 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी ऑप्टिकल फाइबर उसने बताया था कि टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो फिर यहाँ पे लिखा है प्रकाश तंतु जो ऑप्टिक फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर वही आ गया 13 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, खत्म।
फिर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो लिखा हुआ है यहाँ पे कंपन, प्रकाश और ध्वनि, लास्ट में विद्युत धारा। तो अभी बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का जो होता है, तो ये प्रकाश के लिए होता है कि किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में, तो वो किसका किया जाता है? लाइट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ द वाईफाई। तो वाईफाई की फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखी है? वियर्ड फेयरलेस दे रखा है, और वायरलेस फाइल लिखा हुआ है, वायरलेस प्रिंटर लिखा हुआ है, वायरलेस फिडिलिटी लिखा हुआ है। तो फिडिलिटी वाली जो भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा तो वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है किसकी? वाई और फाई की। चलो भाई 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा है तो इसको ज़्यादा ही बड़ा कर लेते हैं। 16 नंबर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में सत्य नहीं है? चलो भाई, वायरलेस का मतलब है कि बिना तारों के मीडिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इंफ्रारेड वेव से बना होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है वायर्ड नेटवर्क की तुलना में, वायर्ड हो ही नहीं सकता जब अगर आपको जो है उसने कह दिया वायरलेस है, तो वायर्ड नेटवर्क की तुलना, तो यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क की तुलना में अधिक सुरक्षित इसलिए विश्वसनीय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपसे उसने गलत ही पूछा था, अच्छा तो गलत ही पूछा था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी केबल डेटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित यानी कि ट्रांसमिट करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी केबल डेटा को लाइट बीम या लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है यानी कि ट्रांसमिट करती है? तो वो होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में कार्य करती है। 18 नंबर देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, आपको इसमें जो MS ऑफिस होता है वो बहुत अच्छे स्तर पे पूछा जाता है। तो MS ऑफिस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तैयार करके जाइएगा। MS ऑफिस जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं तो आपको अभी सोच रहा हूँ 8-10 दिन में MS ऑफिस कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ये जो आपके सामने ये जो उपस्थित रखी हुई चीज़ है ये बहुत ज़रूरी थी। ये वाला चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन खूब देखने को मिलते हैं, खासकर आपका इसलिए भी क्योंकि इसमें देखिए हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, ये चीज़ें आपके ये टेक्निकल एग्जाम है तो टेक्निकल एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। चलो 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम होता है? तो लिखा हुआ है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो केबल। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तेज तो फाइबर केबल होती हैं, इसीलिए आज के समय में जियो फाइबर और सब कुछ जो है 5G के माध्यम से आपको पहुँचाया जाने लगा है। चलो 19 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा सही नहीं है? तो लिखा हुआ है दो कंडक्टरों के बीच हस्तक्षेप को कम करने के लिए दो तारों को आमतौर पर एक हेलिक्स के साथ मुड़ दिया जाता है। अच्छा, फिर दूसरा दिया है डेटा संचार में मोटाई की लंबाई से निर्धारित होती है, ये भी सही है। मुड़ जुड़ी हुई उपयोग एनालॉग और डिजिटल संचार दोनों के लिए किया जा सकता है। फिर टीवी संकेतों के वितरण के लिए केवल CATV में उनका सबसे लोकप्रिय उपयोग है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। और उसने क्या पूछा था? उसने गलत ही पूछा था, हाँ कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन ही सही नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट जो 4 है इसमें जो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में ये सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि केबल टेलीविज़न जो है समकक्षीय यानी कि कह सकती हैं कि कोएक्सियल केबलों के माध्यम से प्रसारित रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि जिनको RF कहते हैं, संकेतों के माध्यम से उपभोक्ताओं के टेलीविज़न प्रोग्राम प्रदान करने की एक प्रणाली होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, उसने गलत ही पूछा था। फिर देखो 20 नंबर में लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर में के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयोग होता है? अब वैज्ञानिक सिद्धांत दूसरे पूछा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन लिखा हुआ है, प्रकाश का कुल बाहरी परावर्तन, और प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन, और प्रकाश का कुल बाह्य परावर्तन। तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब कह लीजिए या परावर्तन, क्योंकि प्रतिबिंब भी आपका जो है आपके जैसा होता है, आपको वापस दिखाई देता है, और परावर्तन भी आपको क्या होता है? आपका ही प्रारूप होता है जो वापस मिलता है। 21 नंबर, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर करता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदान करता है या करती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको प्रकाश कहते हैं। अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर करता है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। भाई आप लोग यार, ये 20 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर।
4 टाइप्स ऑफ चैनल यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन ऑफ लैन आर ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑक्सिकल केबल एंड रेडियो वेव्स। लैन के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि घुमावदार तार, कोएक्सियल केबल समअक्षीय तार होता है, और लास्ट में एक और चीज़ लिखी है द रेडियो वेव, जो कि यहाँ पे गायब हो गई है, शायद मिसप्रिंट की वजह से नहीं आ पाई है, जो भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेडियो वेव भी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों जो कहते हैं वो होता है फाइबर ऑप्टिक्स कह सकते हैं, या फाइबर ऑप्टिक्स जो लिखा हुआ है ये चौथे ऑप्शन में, यही इसका सही आंसर हो जाता है। क्योंकि जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रणालियों में, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, जो कोएक्सियल केबल होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं, और रेडियो तरंगे, ये 4 तरीके की तरंगों में के माध्यम से लैन जो है अपना डेटा प्रेषण करता है। 23 तांबे की तार तरह विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है? इसके बारे में मुख्य बात यह है कि प्रकाश की गति से इंटरनेट ट्रैफिक को संचार करती है। कोएक्सियल केबल, ISDN सैटेलाइट नेटवर्क सर्विसेज, और फाइबर ऑप्टिक्स। तो आपको भी पता है, अभी बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स हैं, इसीलिए आजकल आपके घर में, आपके बाहर खंबे में तार लगे होंगे, एक बॉक्स लगा होता है जिसके माध्यम से ये फाइबर ऑप्टिक्स आपके घर तक पहुंचाई जाती है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं प्रयोग किया जाता है जो कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफ़र में जो है, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग नहीं, कौन सा नहीं होता है? लिखा हुआ है हाई फाई, वाई फाई, लैन केबल, मेमोरी स्टिक्स। तो देखो, वाई फाई के माध्यम से भी हम लोग करते हैं, लैन केबल तो करते ही हैं, मेमोरी स्टिक से भी करते हैं। अभी तक हम लोग हाई फाई के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की कोई भी विधि हम लोग सामने नहीं ला पाए हैं। 25 नंबर, द नेटवर्क केबल विच इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल क्या कहलाता है? अच्छा, तो देखो, इसको क्रॉस ओवर केबल कहते हैं, USB केबल कहते हैं, VGA केबल कहते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल कहते हैं। तो इसको क्रॉस ओवर केबल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस ओवर केबल जो होती है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यही एक प्रकार है ऐसा जो 2 उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए TTE, ठीक है, TTE या TTE, या कह सकते हैं DCE, ये 2 तरीके के 2 तरीके के इसके प्रकार होते हैं। कौन से? क्रॉस ओवर, जिसको ऐसे कह सकते हैं DTE से DTE कर सकता है, या DCE से DCE। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। इंग्लिश में छोड़ो, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है भाई अपना पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय ख़राब नहीं कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, CSMA एक विधि है जिसे 2 या 2 से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया है। CSMA का अर्थ क्या होता है? CSMA की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या होता है? चलिए, कैरियर सेंस मल्टीप्लेक्स्ड एक्सेस, कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेट एक्सेस। देखो, सेंस होता है ये भी पता है, और मल्टीपल होता है, मॉड्यूलेट नहीं होता है। ठीक, फिर कैरियर सिग्नल है तो ये भी काट दीजिए, क्योंकि सिग्नल तो होता ही नहीं है, सेंस होता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर 27 नंबर देखो, व्हाट डू यू कॉल द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी कंटेंट इन अ कंपोजिट सिग्नल। संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो लिखा हुआ सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल वेट, सिग्नल विड्थ और सिंगल विड्थ। तो WIDTH जो लिखा हुआ है, इसको बैंड विड्थ जो लिखा हुआ है यही कहते हैं। ठीक है, बैंड विड्थ याद रखना। 28 नंबर, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जाने वाले डेटा की मात्रा की जो माप होती है उसको क्या कहते हैं? ये पूछा जा रहा है। तो कैश लिखा हुआ है, कैलिबर लिखा हुआ है, और बैज लिखा हुआ है, और बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कहते हैं, अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। चलो 29 नंबर, क्या लिखा हुआ है, एक डिजिटल संचार में यदि आप ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो सिग्नल रिपीटर, सिग्नल एंटेना, सिग्नल पावर और बैटरी पावर। तो अगर हम किसी डिजिटल संचार में जो है आप ध्वनि प्रतिरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जो नॉइस इम्यूनिटी होती है उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो क्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है? तो उसमें सिग्नल पावर बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
चलो, इंटरनेट के विकास के साथ ही एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। ये किसने किसको बदल दिया है? चलो भाई देखते हैं। लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है, फाइनेंस सर्विस ने, स्टोरेज सर्विसेज ने, या सिक्योरिटी। तो सिंपल सी बात है कि अगर कंप्यूटर में विकास हुआ है तो आईटी सेक्टर ही उसको बढ़ाएगा। चलो 31 नंबर, अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मुझे पता है बहुत से जो भी अगर 10 20 50 लोग जो भी देखेंगे उसमें मुश्किल से 1 या 2 बच्चा ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके की लैंग्वेज लिखी है, कोडिंग लिखी हुई है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लिखा हुआ है RS232C अतुल्यकालिक क्रमबद्ध संचार मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आप यहाँ पे सीधे अगर इसको चाहें तो रट सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेन करना तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें डायरेक्टरी पूरी बनाई गई है, पूरा एक कोड लिखा गया है, कोडिंग की गई है। चलो 32 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तंत्र प्रकाश की संप्रेषण प्रणाली यानी कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम का मूल अवयव नहीं है? नहीं है पूछा गया है तो तंत्र योजक यानी कि फाइबर जो स्प्लाइसर लिखा हुआ है, ये इसका कोई मतलब नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर होता है, फोटो डिटेक्टर भी होता है, कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स, ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो तंत्र योजक है ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 33 नंबर लिखा हुआ डेटा संचार में डेटा या अंकीय डिजिटल हो सकते हैं। जो डेटा संचार होता है उसमें डेटा या तो अंकीय होंगे, अंकीय यानी कि डिजिटल हो सकते हैं, और उसके अलावा और कौन सा रूप हो सकता है? तो एनालॉग होते हैं या डिजिटल, दो तरीके के ही रूप होते हैं, जिसको एनालॉग को अनुरूप बोलते हैं और अंकीय को डिजिटल बोलते हैं। चलो भाई 34 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। एक फिर खाली जगह एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? लिखा हुआ है यहाँ पे स्विच लिखा हुआ है, एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है, डेटा पैकेट लिखा हुआ है, राउट लिखा हुआ है, ठीक, राउटर सॉरी। तो एक डेटा पैकेट एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। चलो यहाँ पे अब हमारा नेटवर्क का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। चलो भाई नेटवर्क से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आ सकता है। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ? निकट परिपथ टेलीविजन, जिसको क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन भी कहते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको बेतार स्थानीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि क्या सही हो जाएगा या नहीं, उपयुक्त कौन सी लघु परास युक्तियाँ प्रौद्योगिकी मानी जाती हैं, यानी कि विच ऑफ द एबव द कंसीडर शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी। अगर शॉर्ट रेंज की बात आएगी तो देखो आपको पता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी छोटे, और क्लोज्ड तो क्लोज्ड निकट परिपथ टेलीविजन लिखा हुआ है। तो यानी कि इसका मतलब ये तीन के तीनों जो हैं क्लोज्ड सर्कल में इस्तेमाल होने वाली युक्तियाँ कह सकते हैं। चलो भाई 36 नंबर देखो, किस परियोजना में डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में जीपीएस को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देना, इसका काम था। तो ये किसने किया है? तो ये भारत नेट नाम की एक योजना चलाई गई थी, जिसके माध्यम से गाँवों को जो है इंटरनेट से जोड़ने का काम करने को बोला गया था। चलो भाई 37 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलो भाई सही बताना है। चलो भाई देख लेते हैं। लिखा हुआ है जीएसएम मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों के संचारण का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, जीएसएम जो है दोनों में कर देता है। सीडीएम मोबाइल में ग्राहकों की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है, वो भी हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं। तो यानी कि यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो गलत के लिए देखना है तो लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा में से अधिक तेज़ी से डेटा नहीं भेजा जा सकता। ऐसा तो नहीं होता है यार, गलत है ये। चलो अगला देखेंगे। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क एक द्वारा डेटा संचारित करने की सीमा से अधिक तेज़ी से डेटा नहीं भेजा जा सकता। तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही सही नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों नेटवर्क जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो लाइव क्लास हो तो और मज़ा आएगा। चलो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से गलत पूछा गया है, तो चलो भाई फिर से देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम की फुल फॉर्म ही यही होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है माइक्रो और नैनो सिम का आकार बराबर होता है। कैसे बराबर हो सकता है, दोनों बराबर होते ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों के जो स्लॉट होते हैं वो एक जैसे बना के देने चाहिए, अलग अलग बन के आते हैं। तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही था।
चलो सिम का पूरा रूप अभी उसने बताया, अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन को ही अगर आपके सामने आए पेपर में इसी तरीके से तो आप नकल कर सकते हैं। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलो भाई 40 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल में नहीं आता है? तो लिखा हुआ है एज, लिखा हुआ है एलटीई, लिखा हुआ है डीएसएल, लिखा हुआ है एज और एलटीई दोनों। तो आपको पता है एज और एलटीई दोनों आपको देखने को आपके मोबाइल में आपकी जनरेशन में ही दोनों चीज़ें देखने को मिली हैं। तो डीएसएल अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है, तो डीएसएल यहाँ पे आपके आंसर में नहीं शामिल किया जा सकता। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका इस कम्युनिकेशन मतलब इस ऑप्शन के लिए मतलब इस क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा। चलो 42 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, कौन कर सकता है? कंप्यूटर कनेक्टिविटी, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी, हार्डवेयर। तो सिंपल सी बात है कि अगर सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना है तो कनेक्टिविटी होनी जरूरी है और हार्डवेयर होना भी दोनों चीज़ें जरूरी हैं। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई फिर देखो यहाँ पे 43 नंबर, बहुत सी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? लिखा हुआ है क्लाइंट, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम। तो ये जुड़े होते हैं नेटवर्क के माध्यम से, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब दो कंप्यूटर मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक साथ जुड़े होते हैं तो उसी को तो नेटवर्क कहते हैं। 44 नंबर, एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या अन्य उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटरनेट, डोंगल, थर्मोस्टेट या सर्वर। अभी ऊपर के ही क्वेश्चन में बताया था, उसको क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। भाई जब आप लोग लाइव क्लास करेंगे मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी अगर आपके पास 10-15 दिन हैं, इन 15 दिनों में भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 15 दिन आप अगर लाइव क्लास ज्वाइन कर लें, उसके अलावा ये ऑफलाइन क्लास से सबको मिलती ही रहेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा, तो आपको इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जो 15 दिन आपके पास जिनके पास भी हैं, इन 15 दिनों में आप 100% बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अब अगर आप लोग सहमति देंगे, आप लोग ये आप लोग खुद से बताएंगे कि हाँ सर जी मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, और जब 15 लोग अगर कहते हैं, 15 लोग ज्वाइन करते आके हैं लाइव क्लास, मैं लाइव क्लास पक्का कर दूंगा। ये मैं गारंटी भी लेता हूं कि अगर मैंने 15 दिन आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया, प्लस अगर आपको मैंने 15 दिन अगर आपको वीडियो दे दिए, और अगर आपको मैंने 15 दिन जो है प्रैक्टिस सेट दे दिए, तो कितने हो जाएंगे? 150 क्वेश्चन एक दिन में हो जाएंगे। और 15 दिन में कितने हो जाएंगे? 15 ही हम 225, लगभग 2500 क्वेश्चन, मतलब 2000 प्लस हो जाएगा। लगभग 2200-2250 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 15 दिनों में। और मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि 2250 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के याद करके जाते हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको फंस जाएंगे, ऐसा पढ़े हुए फंस जाएंगे। और 20 क्वेश्चन अगर आपको पढ़े हुए फंस गए तो ये गारंटी मेरी है कि आपका कंप्यूटर निकल गया फिर। चलो भाई 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है? तो कौन करता है? तो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट होता है जिसको TAP बोलते हैं। ठीक, चलो 46 नंबर देखो क्या लिखा हुआ। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, डाइटेक्स और साइबरनेटिक्स। क्योंकि ये कंप्यूटर से जो रिलेटेड है, क्योंकि विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य, यानी कि जब कंप्यूटर के मध्य के स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है तो वो साइबरनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। 47, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक नेटवर्क के में एक निजी कंप्यूटर का विस्तार करता है? सार्वजनिक नेटवर्क के में जो है एक निजी कंप्यूटर में विस्तार करता है, निजी नेटवर्क में विस्तार करता है। तो देखो वाइड एरिया नेटवर्क ये तो खुला होता है, जो भी लोग इसके क्षेत्र में आते हैं जिनको पता होता है वो जुड़ जाएंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अगर प्राइवेट नेटवर्क है तो वो क्या होगा कि जो सार्वजनिक नेटवर्क में होगा लेकिन एक निजी प्राइवेट नेटवर्क। जैसे मेरा वाईफाई है, अगर मैं उसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ पासवर्ड डाल के, तो आप फिर जो है आपके मोबाइल में तो दिखाई देगा कि नेट वाईफाई आ रहा है, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो भाई कौन करता है 48 नंबर में बताओ? विलियन यानी कि मर्जिंग करता है, इंटरनेट करता है, वर्चुअलाइजेशन करता है, या इंटरनेट वर्किंग? तो ये काम तो भाई इंटरनेट वर्किंग का होता है कि जो है एक शब्द कहें तो बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको इंटरनेट वर्किंग कहते हैं। इंटरनेट वर्किंग ही आपस में एक दूसरे को दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करती है। चलो भाई 49 नंबर, निजी नेटवर्क को बनाने या
अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। कैसे? सर्वर, पैकेट, फायरवॉल या वेब पेज। अगर रोकने की बात आती है तो वो फायरवॉल का काम होता है, जो किसी भी अनधिकृत उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में घुसने से रोकता है। चलो, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग है। जो पिंग कमांड है उसका उपयोग कैसा है? बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो भाई 50 नंबर में आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? तो देखो, अगर कंप्यूटर में पिंग कमांड की बात आएगी तो जैसे आप, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो PUBG खेलते होंगे यहाँ पे, तो उनको पता होगा कि जो PUBG में भी पिंग आती है, जैसे ही पिंग आपकी हाई हो गई 200 के आसपास पहुँच जाती है तो आप गोली चलाते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा मरता देर से है। क्यों? क्योंकि आपके पिंग नेटवर्क में समस्या आ गई। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए होता है पिंग। ठीक है, तो अब आपके देखिए 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपकी लाइव क्लास भी मैं चालू कर दूंगा, और उस लाइव क्लास में मैं चैप्टर वाइज करा दूंगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि MS ऑफिस में पूरा कंप्लीट करा दूंगा 10 दिन में। ठीक है, क्योंकि 10 दिन में आपको पूरा मिल जाएगा। उसके अलावा फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी एक मैं दे दूंगा, जिससे प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस सेट में मिल जाते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन बताना होगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं। तो वो भी आपको 20 से 25 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी आप लोग देख लिया करना। तो लगभग आपको कंप्यूटर के 3 क्वेश्चंस 3 वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, एक लाइव में, एक आपको चैप्टर वाइज में, एक आपको प्रैक्टिस सेट में। जो लाइव क्लास होगी उसमें भी आपका चैप्टर वाइज ही मैं लेके आऊँगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा है, समय कम है, तो जितने ज़्यादा आप चैप्टर कवर कर लेंगे समय रहते तो आपका ही उसमें फ़ायदा होगा। तो इसलिए चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करना है। चैप्टर में मैं आपको ये जो आपका MS ऑफिस है ज़रूर कंप्लीट कीजिए, जहाँ से भी मिले। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास जो है हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।